हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई के फीटर, टर्नर, वेल्डर यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेट 4 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 3 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए है और सभी ट्रेडों के लिए है। यहाँ से 5 से 6 नंबर यानी कि मिनिमम 5 से 6 नंबर तो आपके पक्के आएंगे ही आएंगे हर एक एग्ज़ाम में, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड हो। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टॉपर नहीं बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए करते हैं, इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि क्रॉस कट छेनी। इसे क्रॉस कट छेनी कहते हैं। और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में बनते हैं। जैसे क्रॉस कट चीजल यानी कि छेनी को कैप चीजल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कीवे तथा खांचे काटने के लिए किया जाता है। यह चीजल 100 से 400 mm तक लंबाई में पाई जाती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm तक होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नासिका त्रिज्या यानी कि नोज रेडियस सहित एक टर्निंग औजार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिंगल पॉइंट टूल। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में बनते हैं। जैसे नोज त्रिज्या के साथ टर्निंग टूल एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है क्योंकि इसमें केवल एक ही कटिंग एज होती है। अगला है राइट हैंड कटिंग टूल हमेशा टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर चलता हुआ टर्निंग करता है, जबकि लेफ्ट हैंड कटिंग टूल इसके विपरीत टेल स्टॉक की ओर चलता हुआ टर्निंग प्रक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 60 डिग्री डॉट पंच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विटनेस मार्क्स के लिए यानी कि विटनेस मार्क के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम्स में पूछा गया हुआ प्रश्न है। इसीलिए इस वाले प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लें। और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 60 डिग्री डॉट पंच का इस्तेमाल विटनेस मार्क के लिए किया जाता है। इस प्रकार के पंच के पॉइंट को 60 डिग्री के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के पश्चात लाइनों पर डॉट लगाकर उसे स्थायी करने के लिए किया जाता है। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये डॉट पंच का फिगर दिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त पंचित्र का चयन करें यानी कि पंच का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 60 डिग्री ब्रिक पंच। और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे प्रिक पंच कम लंबाई का पंच होता है, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मटेरियल तो पूछा ही जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि ये कोई भी टूल दे देगा और पूछा जाएगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, यानी कि टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ है होता है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि खजाना वीडियो के नाम से आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट है 60 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग विटनेस मार्क को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला है 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग जो है वो डिवाइडर को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। BIS के अनुसार चित्र में दर्शाए गए V ब्लॉक का नाम क्या है, यानी कि ये जो चित्र जो देख रहे हैं ये कौन सा V ब्लॉक है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक है। और ये जो प्रश्न है सेल फीटर में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चित्र में प्रदर्शित V ब्लॉक BIS के अनुसार डबल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के V ब्लॉक के टॉप और बॉटम में दो V ग्रुप बने होते हैं और दोनों साइडों पर एक एक आयताकार ग्रुप बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कीवे एवं ग्रुप्स को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रॉस कट चीचल का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है सेल फीटर में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कीवे एवं ग्रुप्स को काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है क्रॉस कट चीजल के कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 4 से 12 mm तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छेप कहलाती है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी छेप कहलाती है। यह स्ट्रोक की दूरी का आधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ऑयल स्क्रैप के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनसाइड वेबल रिंग। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अच्छा ऑयल स्क्रैप के लिए इनसाइड वेबल रिंग पिस्टन रिंग उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कहीं भी लग सकता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में इंजन से दूर कहीं भी लग सकता है। इस प्रकार इंजन की गर्मी का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ठंडे डीजल इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लो प्लग। और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ग्लो प्लग ऐसा उपकरण है जो ठंडे डीजल इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्क्राइबर किसका बना होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है सेल फीटर में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जिससे बाद में हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। इसके दोनों दोनों सिरे नुकीले यानी कि पॉइंटेड होते हैं। इसके सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, धातु को सतहों पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का एक सिरा चूड़ीदार होता है, जबकि दूसरा सिरा प्लेन होता है। प्लेन सिरे से चेक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चूड़ी का माइनर व्यास जो है वो चेक होता है। और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का एक सिरा चूड़ीदार होता है, जो अंदरूनी चूड़ियों को चेक करने के लिए होता है, तथा दूसरा सिरा प्लेन होता है, जो चूड़ी का माइनर व्यास चेक करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्लग गेज की बॉडी या हैंडल प्लास्टिक या एबोनाइट का होता है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं क्यों होता है। तो भार में हल्के होते हैं इसलिए। दूसरा दिया गया सस्ते होते हैं व रिप्लेसेबल होता है या फिर होते हैं। अगला है प्रयोग करते समय हाथ की गर्मी से साइज प्रभावित नहीं होता है। और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्लग गेज की बॉडी या हैंडल प्लास्टिक या एबोनाइट का बना होता है या फिर बनाया जाता है। ये भार में हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं व रिप्लेसेबल होते हैं तथा प्रयोग करते समय हाथ की गर्मी से साइज प्रभावित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/100 mm होता है। और ये जो प्रश्न है दो एग्जामों में पूछा गया हुआ है। एक तो सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया हुआ है और एक MES फीडर ट्रेडमैन 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न है और पूछा ही जाता है। ये जो पॉइंट है ये तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है यानी कि लिस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है। तो स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी यानी कि पिच बटे थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या, जैसे कि 1/2 यानी कि 1/2/50 यानी कि आधे बटे 50 बराबर क्या होता है। तो 1/2 × 50 और दोनों को जब गुना करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं। तो 0.01 mm लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान बने होते हैं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थिम्बल कहलाता है। और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान बने होते हैं थिम्बल कहलाता है। थिम्बल प्रायः क्रोमियम स्टील का बना होता है, जिसके एक सिरे पर नर्लिंग की हुई होती है और दूसरा सिरा वेबल होता है। इस वेबल सिरे पर निशान बने होते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोनों के यथार्थ मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया प्रश्न है और 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 2 एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी कोण को अधिक परिशुद्धता से मापने के लिए वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसकी ब्लेड हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा मापन उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑड लेग कैलिपर जो है वो मापन उपकरण नहीं है। और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑड लेग कैलिपर को जेनी कैलिपर भी कहते हैं और हार्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, यानी कि इसका 2 नाम है। यह एक चिन्हन औजार है, मापन उपकरण नहीं है, यानी कि इससे मापते नहीं हैं। चिन्हन यानी कि मार्क करते हैं। अगला इसका पॉइंट है इसका प्रयोग समांतर लाइनें खींचने या बेलनाकार वस्तुओं के सेंटर ज्ञात करने के लिए या फिर ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। माइक्रोमीटर में यदि थिम्बल का अंशांकन 0 यानी कि 0 निर्देश रेखा से ऊपर है, जब अग्रभाग संपर्क में है तो त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। माइक्रोमीटर के जब फेस संपर्क में हो तब यदि थिम्बल का 0 अंशांकन यदि निर्देश यानी कि डेटम रेखा से ऊपर हो तो वह त्रुटि ऋणात्मक होती है। जॉब की माप लेने के बाद उसकी माप में यह त्रुटि जोड़ दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चिपिंग करते समय चिज्जल को कितने कोण पर पकड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 डिग्री पर पकड़ना चाहिए। और ये जो प्रश्न है सेल फीटर में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साधारण चिपिंग करने के लिए छेनी को एक हाथ से पकड़कर धातु की सतह पर लगभग 40 डिग्री के कोण में रखे तो कर्तन धार को 10 डिग्री का क्लियरेंस मिल जाएगा और 20 डिग्री के रेक कोण पर कटिंग होगी, जिससे कार्य आसानी से वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल पॉइंट सन प्रमापी में का कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 118 डिग्री का कोण है। और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मानक ड्रिलों के कटिंग एज अथवा लीप आपस में जिस कोण पर मिलते हैं उसे कटिंग कोण या बिंदु कोण कहते हैं। कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए बिंदु कोण 118 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस देखना है तो जाकर देख सकते हैं। खजाना वीडियो के नाम से है, यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें।
ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।